सब्सक्राइब करें आइडियल प्रोग्रेसिव स्कूल के यूट्यूब चैनल को और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल पर अपलोड होने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। अध्याय 7 देख रहे हैं, मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण क्रांति से कई जगह कई तरीके से चेंज हुए। अब 19वीं सदी तक आते आते एजुकेशन यूरोप में साक्षरता बड़ी जबरदस्त हो गई, बढ़ गई। और इससे क्या हुआ कि जो छपाई हो रही थी, मुद्रण हो रहा था, उसमें महिलाएं और बच्चे ये भी एक पाठक या श्रोता या पढ़ने वालों में शामिल हो गए। बच्चे, महिलाएं और मजदूर। हुआ ये कि 19वीं सदी के आखिर में जो एलिमेंट्री शिक्षा है, प्राथमिक शिक्षा यानी कि शुरुआत की जो शिक्षा होती है बच्चों की, उसको अनिवार्य कर दिया गया। अब क्योंकि अब पाठ्य पुस्तक चाहिए बच्चों को, इसके लिए पुस्तक बहुत सारी छपने लगी। फ्रांस में 1857 में बाकायदा बच्चों के लिए यानी कि बाल पुस्तकें छापने के लिए प्रेस बनाया गया। प्रेस जहां पर प्रिंटिंग होती है, या मुद्रणालय। प्रेस और मुद्रणालय एक ही चीज है। तो केवल यही नहीं कि पाठ्य पुस्तक, उसके अलावा बच्चों के लिए परी की कथाएं, पुरानी लोक कथाएं, ये सब इसमें आई। फिर उसके बाद कहानियों को 1812 में एक संकलन में छापा गया। किसने? जर्मनी के ग्रिम बंधुओं ने ये जो लोक कथाएं हैं इनको जमा किया। कहां से? किसानों से लाकर। और उसके बाद फिर 1812 में इनको संकलित किया, मतलब संकलन करके इसका छापा, इनकी छपाई की। जो बच्चों के लिए अगर सही चीज नहीं लगती थी या लगता था कि ये अश्लील है, उनको नहीं छापते थे, इसको नहीं छापा करते थे। महिला पाठक भी आई। पेनी मैगजीन्स या एक पैसिया पत्रिकाएं, ये है वो पेनी या एक पैसिया पत्रिकाएं। पेनी मतलब होता है एक पैसा। हमारे यहाँ जैसे 1 रुपए होता है ना, 1 रुपए का अगर 100 भाग करेंगे तो 1 पैसा आता है, वैसे पेनी होती है एक। तो पेनी मैगजीन 1 पेनी में मिल जाती थी और मजदूर वर्ग में काफी खासा ये बहुत पॉपुलर थी। अब महिला पाठिका और जो लेखिकाएं हैं, देखिए इसमें पाठिका भी है जो पढ़ती थी और लेखिकाएं भी हैं जो लिखती थी। तो पेनी मैगजीन या फिर कहें कि 1 पैसे में जो पत्रिकाएं हैं, उससे उनको काफी चीजें मिली, जैसे सही चाल चलन क्या होगा, गृहस्थी कैसे चलाई जाए, वो सब सारी चीजें जो महिलाओं से संबंधित आमतौर पे होती है। तो बहुत सारी महिलाएं पाठक बन गई। इसके अलावा बहुत सारी महिलाओं ने लिखना भी शुरू किया, यानी कि उपन्यास लिखना शुरू किया। जेन ऑस्टिन, ब्रांड बहनें, जॉर्ज इलियट, इन सब में ये सबसे महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आपको याद होगा, शायद बहुत अभी खैर ऐसा नहीं होता है, लेकिन पहले आपके कॉलेजेस में जरूर होता होगा, जब आपके स्कूल में एक लाइब्रेरी होगी। लाइब्रेरी से आप किताब लेते हैं, कुछ समय के लिए पढ़ के वापस कर देते हैं। ऐसे ही ये जो पुस्तकालय का लाइब्रेरी का चलन है, ये बहुत पहले से शुरू नहीं हुआ। ये 7वीं सदी में आके जब किताबें आ गई, जब किताबें इस तरीके से आ गई कि इनके लिए एक बाकायदा भंडार बनाया गया, पुस्तकालय बनाया गया, और उसके बाद लोग इसे लेते थे, पढ़ते थे और अपना जो उनको, क्योंकि अब काम करने के घंटे भी कम हो गए थे तो समय मिलता था, तो उस समय में ये किताबें लाते थे पुस्तकालय से और पढ़ते थे। नए तकनीकी परिष्कार हुए। परिष्कार मतलब होता है रिफाइनमेंट, चीजों को और सुधारना, बहुत अच्छा बनाना। 18वीं सदी के अंत तक जो प्रेस है वो अब धातु से, बाकायदा मेटल से बनने लगे थे। मेटल से, तो अब जैसे ही मेटल से बनने लगे, प्रॉपर मेटल, क्योंकि अगर मेटल से नहीं बनाया जाता है तो वो ब्रिटल होते थे, टूट जाते थे, लेकिन मेटल जो होता है तगड़ा होता है। तो अब इससे छापे खाने में यानी कि मुद्रण व्यवस्था में बहुत अच्छे सुधार हुए। अगर मैं आपको उस समय बताऊं, 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो, इन्होंने एक शक्ति चालित यानी कि इलेक्ट्रिक से चलने वाला बेलनाकार, बेलन ने रोटी बनाते हैं बेलने से, तो बेलनाकार प्रेस इन्होंने शुरू कर लिया था। यानी आपको बताऊं, सबसे पहले जैसे हमने जो बात की थी कि लकड़ी से छपाई हो रही थी, फिर एक साहब आए, उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जैतून का तेल निकालते हैं, ऐसे एक प्लेटफॉर्म होगा और यहाँ पर कागज या जो भी जिस पे प्रिंट करना लगाया रखा जाएगा,
और इससे दबा दिया जाएगा तो इसे प्रिंट आ जाएगा। उसके बाद अब आया बेलनाकार, इस तरीके से, यानी ये घूमेगा और इस तरीके से प्रिंटिंग होगी, जो कि आजकल के प्रिंटर में आप देखते हैं। ये जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना पड़ेगा आपको कि 19वीं सदी के मध्य तक न्यूयॉर्क के रिचर्ड एम हो, ये याद रखना पड़ेगा आपको, इन्होंने शक्ति चालित यानी इलेक्ट्रिक से चलने वाला बेलनाकार, ये बेलन के हिसाब से, बेलन के आकार का ये प्रेस बना लिया था यार। इससे 1 घंटे में 8000 शीट छपती थी। इसके बाद इस सदी के अंत तक ऑफसेट प्रिंटिंग आ गई। ऑफसेट, इसमें ऑफसेट प्रिंटिंग का मतलब ये होता है कि एक साथ कई रंग आप एक साथ छपा सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट की जगह आप समझे कलर प्रिंटिंग आ गई, एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन हो गई इसमें। तो बहुत तेजी से यहाँ पर ये काम चल रहा था, बिजली, क्योंकि बिजली का प्रेस आ गया, इलेक्ट्रिसिटी थी। तो इससे क्या हुआ कि और भी चीजों में जैसे परिष्कृत रिफाइनमेंट क्या हुआ, एक तो कागज डालने की जो विधि है उसमें सुधार हुआ। जो प्लेट जिसपे छपाई रंग होती थी वो प्लेट बहुत क्वालिटी वाइज बेहतर हो गई, गुणवत्ता उसकी अच्छी हो गई। और अपने आप पेपर रील जिसको पहले हाथ से चलाया जाता था वो स्वचालित यानी कि ऑटोमेटाइज हो गई। और अब रंगों के लिए, क्योंकि अब जब तक आप ये समझिए कि एक कलर पिक्चर और जैसे ब्लैक एंड व्हाइट में अंतर होता है, इसी तरीके से रंगों के लिए फोटो विद्युतीय नियंत्रण, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल से समझ लीजिए, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल एक तरीके से प्रणाली आ गई। तो ये जो सुधार हुए उससे पन्नों की छपाई जो हो रही थी और उनकी जो रंग रूप है उसमें बहुत बदलाव आ गया। अब आई मुद्रकों, जो मुद्रक, अब बहुत सारे लोग मुद्रण और प्रकाशक का काम करने लगे थे। मुद्रक जो छापते हैं, प्रकाशक भी पब्लिश करते हैं। तो अब इनको बेचना था, कैसे बेचा जाए, इसके लिए कुछ ना कुछ बेचने के प्रबंध किए जाने चाहिए। तो इसके लिए बड़ी एक खास शैली इन्होंने अपनाई। 1920 के दशक में जो बहुत लोकप्रिय किताबें थी उसमें एक सस्ती श्रृंखला के तहत छापी गई, इन्होंने छापी। और अब इन्होंने क्या किया कि जो किताबों का कवर होता है, जो आमतौर पर खड्डे का या हार्डबोर्ड होता है, उसका जिल्द कह सकते हैं, वो बड़ी नई तरीके से इन्होंने बनाया। अब 1930 में आ गई मंदी, तो इन्होंने क्या किया कि जैसे अगर आप एक किताब उठाएं और उसका हार्ड वो है, इसको कहते हैं कि जिल्द कहते हैं, कवर कहते हैं, अंदर तो पन्ने होते हैं। लेकिन जब 1930 में ये दिक्कत लोगों को लगी कि आर्थिक मंदी के कारण दिक्कत तो आएगी, तो उन्होंने क्या किया कि जो हार्ड बोर्ड होता है, कार्डबोर्ड होता है, उसकी जगह उन्होंने सिंपल जो थोड़ा सा अंदर के कागज से थोड़ा सा अच्छा पेपर बाहर की तरफ लगाया, जिसको पेपर बैग कहते हैं, या अजिल्द संस्करण। तो ये उस समय उन्होंने छापे। ये इंग्लैंड का एक एडवर्टीजमेंट दिखाया जा रहा है रेलवे स्टेशन पर, विज्ञापन है ये, कि इश्तिहार हो गए, इंफॉर्मेशन हो गई, वो सब इस समय दिखाई गई। आते हैं भारत पे। भारत का मुद्रण संसार, मतलब जो भारत में प्रिंटिंग थी वो कैसे हो रही थी। तो मुद्रण युग जब आया उससे पहले ही हमारे यहाँ पांडुलिपियां, यानी कि पांडुलिपियां मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, जिसको हाथ से लिखा जाता है। तो हमारे पास अरबी, संस्कृत, फारसी, बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं में पहले ही एक बहुत बड़ी, बहुत सुंदर और इज्जत करने योग्य पहले ही परंपरा थी। ये पत्तों पर, हाथ से बने कागज पर इसको लिखा जाता था और बड़ी अच्छी तस्वीर भी बनाई जाती थी। इसके बाद क्या होता था कि अगर अलग अलग पेपर हैं, अगर इनकी उम्र बढ़ानी है तो इनको बांध दिया जाता था, जिसको हम इनको सिल के बांध दिया जाता था। अभी मैं इसका एक चित्रण भी दिखाऊंगा आपको, वो आएगा, तो वो चित्रण मैं वहां पर ले जाता हूं आपको। ये अब देखें, ये इसमें अलग अलग यहाँ पर लिखा गया है और उसके बाद ये धागे से इसको बांध दिया जाता था। तो हमारे पास ये ऑलरेडी हो रहा था हिंदुस्तान में, लेकिन थोड़े पहले की बात थी। अब 19वीं सदी आ गई, इसके अंत तक छपाई आ गई, अब तो पब्लिशिंग हो रही है। लेकिन उस समय भी पांडुलिपियां फिर भी छापी जाती रही। लेकिन देखा आपने जैसे कि पांडुलिपि जो है बड़ी नाजुक होती है और महंगी भी पड़ती है, बहुत 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 सावधानी से इसको पकड़ना पड़ता है। और ये देखें कि
जो लिखने का तरीका है या लिपियों के अलग अलग तरीके से इसको पढ़ना वैसे बहुत ज्यादा आसान नहीं था। बहुत जो प्रगाढ़ लोग हैं वो इसको अच्छे से पढ़ पाते थे, इसीलिए उनका इतना व्यापक, ये कहें कि विस्तृत रूप पाठक ये समझ लीजिए कि एक दैनिक रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे आजकल हमारे घर में न्यूज़पेपर आते हैं, अगर मान लीजिए पांडुलिपि आती तो आप पढ़ पाते? बड़ा मुश्किल होता। एक तो महंगी है, पहले तो अफोर्ड ही नहीं कर पाते, दूसरा यह है कि बहुत फ्रजाइल होती है। तो इसीलिए पहले मैं आपको एक चित्र दिखाता हूं। ये चित्र जो है हाफिज के कुछ पन्ने हैं, 1824, सोचिए कब की बात है ये। तो 14वीं 14th शताब्दी है, उसके शायर हाफिज की ये पूरी शायरी दीवान में संकलित है, और इसमें नक्काशी भी है, डिजाइन भी है, खुशनवीसी यानी कि हाथ से लिखाई भी है। तो बस ये था कि अमीरों के लिए बनाई जाती थी उस समय। अब जब ये प्रिंटिंग आ गई तो सबके लिए होने लगा। तो इसके बारे में मैं बता रहा था आपको कि औपनिवेशिक बंगाल, पूर्व औपनिवेशिक बंगाल यानी बंगाल की बात कर रहे हैं, अंग्रेजों के आने से पहले या फिर हमारे यहाँ जो यूरोपियंस हैं उनके आने से पहले जो ग्रामीण क्षेत्र है, रूरल एरियाज है, वहां पर पाठशालाएं थी। लेकिन वो जो पाठशालाएं थी उसमें गुरु बोलते थे अपना जो भी उनको याददाश्त रहती थी, और उसी हिसाब से विद्यार्थी उसको सुनते थे। इस तरीके से वो साक्षर बनते थे। ये ऋग्वेद के कुछ पन्ने हैं, पांडुलिपि आप देख पा रहे हैं, ये हस्त लिखित पांडुलिपियां हैं, हाथ से लिखी हुई है, और ये मलयालम में लिखी हुई है, 18वीं सदी। तब छपाई भारत आई, प्रिंटिंग प्रेस सबसे पहले कैसे आया इसको जानना जरूरी है। ये आया भारत के गोवा में, इसको याद रखना आपको। भारत के गोवा में सबसे पहले पुर्तगालियों ने, खासतौर पे पुर्तगाली जो धर्म प्रचारक थे, जो क्रिश्चियनिटी को फैलाते हैं, उसका प्रचार करते हैं, वो लोग लेके आए। तो जेसुइट जो पुजारी है उन्होंने कोंकणी भाषा सीखी उस इलाके की, और बहुत सारी पुस्तिकाएं उन्होंने छापी। इसको देखा जाए तो 1674 यानी कि 1674 तक कोंकणी और कन्नड़, वहां की जो लोकल भाषाएं हैं, उसमें 50 किताबें छप चुकी थी, समझिए 1674 में। फिर जो कैथोलिक धड़ा है वो पुजारियों का, उन्होंने 1579 में कोचीन में पहली बार तमिल किताब छापी, और 1713 में पहली मलयालम किताब छापने वाले भी कौन थे? कैथोलिक पुजारी थे। उसके बाद जो प्रोटेस्टेंट धर्म वाले हैं, डच प्रोटेस्टेंट धर्म प्रचारक, इन्होंने 32 तमिल किताबें लिखी, और उसके बाद कई का अनुवाद, ये बेसिकली कई पुरानी किताबों का ये अनुवाद था। फिर अब जो अंग्रेजी भाषी प्रेस भारत में काफी देर तक आगे नहीं बढ़ पाया, मतलब विकास नहीं कर पाया। ये ऐसा नहीं है क्योंकि इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो तो 17वीं सदी में ही उन्होंने छापे खाने लाना शुरू कर दिया था, इसका इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की इन साहब ने 1780 में बंगाल गजट, ध्यान रखिएगा एक बंगाल गजट और आने वाला है, ये इनका अंतर समझिएगा। जेम्स ऑगस्टस हिक्की साहब ने 1780 में बंगाल गजट नाम का एक पत्रिका, साप्ताहिक पत्रिका, इसका संपादन या एडिटिंग शुरू की, राइट। उन्होंने खुद ही इसको बताया कि हर किसी के लिए ये बिल्कुल खुली हुई एक व्यावसायिक पत्रिका है, मैं किसी के प्रभाव में नहीं हूं, ये बिल्कुल आजाद है। ये पत्रिका किसी के फोर्सफुलनेस में नहीं है या किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं, तो वो स्वतंत्र है। ये मैं जो पत्रिका निकाल रहा हूं बंगाल गजट, ये स्वतंत्र है। अब हिक्की साहब क्या करते थे, इसमें बहुत सारे एडवर्टीजमेंट छापते थे, बहुत सारे, और इसमें एक ऐसा भी विज्ञापन आता था जिसमें लोगों को बेचना, दासों की बिक्री, ये भी थे। और साथ में जो बहुत बड़ी पोस्ट पे अंग्रेज अधिकारी जो थे उनसे वो उनकी गप भी लिखता था। गप मतलब होता है कि र्यूमर्स, गपबाजी मतलब र्यूमर होता है, किसी के बारे में आप कुछ कह दें, अरे यार इसके बारे में ये सुना है, तो गपबाजी भी ये छापते थे। अब जब ये छापेंगे तो गवर्नर जनरल वॉरेन हास्टिंग साहब, इन्होंने इन पे हिक्की साहब पे मुकदमा कर दिया, और फिर उसके बाद ऐसे सरकारी आश्रय प्राप्त अखबारों के प्रकाशन में, क्योंकि ये तो प्राइवेट था ना, तो इन्होंने क्या किया, हेस्टिंग साहब ने वो
ऐसे प्रिंटिंग प्रेस उनको प्रोत्साहन देना शुरू किया, उनको आगे बढ़ाना शुरू किया या उनकी मदद करनी शुरू की, जो उनकी छवि यानी कि अंग्रेजों की छवि को अच्छा दिखा सके। तो इस तरीके से बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं छपने लगी, अखबार भी छपने लगे, हिंदुस्तानी अखबार भी छपने लगे 18वीं सदी के अंत तक। और इसमें ध्यान रखिए, राजा राम मोहन राय के करीबी रहे गंगाधर भट्टाचार्य द्वारा प्रकाशित बंगाल गजट भी था। तो जेम्स ऑगस्टस हिक्की साहब ये बंगाल गजट नाम की पत्रिका निकालते थे, और जो बंगाल गजट नाम का पेपर है वो किसने निकाला? गंगाधर भट्टाचार्य। इनको बस ये याद रखिएगा कि राम मोहन राय साहब के बड़े करीबी थे। अब धार्मिक सुधार और पब्लिक डिबेट यानी कि धर्म का सुधार और आपस में डिस्कशन, हर जगह 19वीं सदी के शुरुआत में धर्म को लेकर, रिलीजन को लेकर बाजार बड़ा गर्म था। हर आदमी अपनी अपनी व्याख्या पेश करता था धर्मों की। कुछ चाहते थे कि चीजें सुधरे, यानी कि आलोचना करते थे कि आजकल के जो रीति रिवाज है ये सही नहीं है, उनके खिलाफ वो खड़े थे। अब जब इन्होंने ये जो वाद विवाद हो रहा है, अब डिबेट हो रहा है अच्छा बुरा का, ये जब पब्लिक के सामने आए, तो जब ये लोगों को मिली पुस्तक और अखबारों के तौर पर, तो अब जो नॉर्मल आदमी है, ऑर्डिनरी आदमी है, वो भी इसमें शामिल हो, वो भी अपनी राय जाहिर करने लगा। तो ये वो समय था जब ऐसी चीजें हिंदुस्तान में चल रही थी जो खासतौर पे हिंदू फंडामेंटलिस्ट है, हिंदू रूढ़िवादी जो है, जैसे विधवा का दाह, सती प्रथा जिसे हम कहते हैं, एकेश्वरवाद, ब्राह्मण पुजारी वर्ग, उनकी बड़ी मान्यता थी, मतलब एक तरीके से बहुत हाई लेवल पे थे, और मूर्ति पूजा, इसको लेके कई लोगों ने बहस की। अब जैसे जैसे ये चीजें आगे बढ़ी, ये चीजें आमतौर की भाषा, ताकि लोगों तक पहुंच सके, तो आम भाषा जो थी उस पर भी ये सब चीजें छपने लगी। तो राम मोहन राय साहब ने, ये आपको याद रखना है, राम मोहन राय साहब ने 1821 से संवाद कौमुदी ये प्रकाशित किया। क्या किया? 1821 में कौमुदी, संवाद कौमुदी, राम मोहन राय साहब। अब इसमें था कि जो फंडामेंटलिस्ट है, जिन्होंने ये सब चीजें कर रखी है, उनके खिलाफ उनके सीधी टक्कर ली उन्होंने। और उसके बाद ये टक्कर लेने के लिए उन्होंने समाचार चंद्रिका का भी सहारा लिया। एक तो इन्होंने संवाद कॉमेडी कर दी, और जो टक्कर ली है उन्होंने, उसके लिए उन्होंने समाचार चंद्रिका, ये ध्यान रखिएगा, रूढ़िवादियों से टक्कर के लिए समाचार चंद्रिका। अब दो फारसी अखबार भी आए, जाम जहांनामा और शमसुल अखबार, ये 1882 में। अब मुस्लिम्स का क्या हुआ? हिंदू फंडामेंटलिस्ट की बात तो कर ली हमने। देखिए, हिंदुओं में भी कट्टर होते हैं, मुसलमानों में भी कट्टर होते हैं। तो मुसलमान जो उनमें कट्टर थे, यानी कि जो राजवंश, उलेमा मुस्लिम राजवंश उत्तर भारत में, ये उनके पतन को लेकर चिंतित थे कि जो मुस्लिम राजवंश है वो खत्म हो रहा है। अब उनको ये बड़ा डर लग रहा था कि ये जो नया औपनिवेशिक शासन आ गया है, यूरोपियंस आ गए, खासतौर पर अंग्रेज आ गए, ये कहीं धर्मांतरण, क्योंकि ये क्रिश्चियनिटी वाले थे, ये धर्मांतरण या जो रिलीजन है उसको चेंज तो नहीं करवा देंगे, और ये मुस्लिम जो कानून है, शरिया लॉ या जो भी मुस्लिम कानून उस समय चल रहा था, उसको बदल तो नहीं डालेंगे। इसके लिए उन्होंने क्या किया? बहुत सस्ता लिथोग्राफी प्रेस। पहले मैं बता दूं, उलेमा क्या होते हैं? ये इस्लामी कानून और शरिया के विद्वान होते हैं, और जो इन्होंने क्या किया इससे निपटने के लिए, जो इससे थे कि भाई कहीं हमारा धर्म तो नहीं बदल देंगे, बहुत सस्ता इन्होंने लिथोग्राफी प्रेस का इस्तेमाल किया। और यहाँ पर इन्होंने क्या किया, जो धर्म ग्रंथ है, मुस्लिम्स के जो धर्म ग्रंथ है, हदीस है, कुरान है, उससे चीजें निकालकर इसको छापना शुरू किया। यानी धर्म ग्रंथों के फारसी या उर्दू अनुवाद छापे, और धार्मिक अखबार और गुटके निकाले। गुटके मतलब छोटी छोटी जो किताबें होती। अब सन 1867 में देवबंद सेमिनरी ये स्थापित हुआ था। इसमें मुसलमान का जीवन क्या होना चाहिए, उसका तौर तरीका कैसा होना चाहिए, उसको क्या इस्लामी सिद्धांत फॉलो करने चाहिए, ये फतवा दे दिया गया। फतवा मतलब होता है कि कोई चीज बताने के लिए कुछ कहना, मतलब एक डॉक्यूमेंटेशन कौन करता है। अनिश्चय या असमंजस की स्थिति में अगर कहीं कोई ऐसी स्थिति बनती है, तो जो विद्वान होते हैं, कानून जानते हैं इस्लामी धर्म में, वो एक फतवा यानी कि एक वैधानिक घोषणा जारी करते हैं कि ये आपको ऐसा करना है। तो ये सब चीजें चली, और
हर संप्रदाय जो है वो अपनी बचावट के लिए ये सब चीजें करने लगे। हिंदू की बात करें तो अब वो जो स्थानीय भाषाएं हैं उसमें धार्मिक चीजें लिखी गई। जैसे तुलसीदास ने जो 16वीं सदी में लिखी थी किताब रामचरितमानस, ये इसका पहला प्रिंटेड वर्जन यानी कि मुद्रित संस्करण 1810 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ। इसको याद रखना आपको, तुलसीदास का पहला रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण 1810 में हुआ था, इसको याद रखिए। अब जैसे यहाँ सस्ते लिथोग्राफिक प्रेस यानी कि जो सस्ती प्रेस टेक्निक समझ लीजिए आप, तो जब ये अवेलेबल हो गई, ये जो बाजार, ये कहें कि उत्तर भारत का बाजार भी इसमें आ गया। अब लखनऊ के नवल किशोर प्रेस और बंबई के श्री वेंकटेश्वर प्रेस, इन्होंने क्या किया, धार्मिक किताबें लिखी बहुत सारी, लेकिन भारतीय भाषाओं में। अब क्योंकि आराम से इधर उधर ले जाया जा सकता था, किसी समय भी किताबों को पढ़ा जा सकता था, तो बहुत सारी भीड़ जो थी वो इस पे, खासतौर पर अनपढ़ लोगों की भी, वो इसको जान सकती थी, समझ सकती थी। तो अब धार्मिक पुस्तकें जन समुदाय तक जा रही थी और अब आपस में वाद विवाद, डिस्कशन, डिबेट हो सकता था। तो केवल प्रिंट के, जब प्रिंटिंग शुरू हुई हिंदुस्तान में, जब ये वाली बात, मैं इस समय की बात कर रहा हूं, तो ऐसे नहीं हुआ कि लोगों में अंतर पैदा हुआ, इससे लोग जुड़ने का भी काम हुआ। तो एक और पार्ट देखा हमने, एक और पार्ट इसका देखेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आपसे।